तो दोस्तों कैपिटल एसेट का क्लासिफिकेशन हम लोग क्लास इतना तक ही पढ़े थे, आज यही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दो तरह का कैपिटल एसेट हम लोग को पाया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो कोई भी एसेट को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके लिए डेफिनेशन है। तो लॉ में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो बहुत मस्त डेफिनेशन है, मेरा बहुत फेवरेट है वो डेफिनेशन। क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये सुन के आप लोग को हंसी आएगा ऑब्वियसली कि सर तो फिर हम लोग शॉर्ट टर्म का क्या डेफिनेशन देंगे जो लॉन्ग टर्म नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा एक दूसरे की तरफ बॉल पास ऑन नहीं करेंगे हम लोग। तो लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या है जो शॉर्ट टर्म नहीं है, बट शॉर्ट टर्म का मीनिंग है। शॉर्ट टर्म का मीनिंग है, क्या मीनिंग है सर? शॉर्ट टर्म का ये मीनिंग है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग होल्ड कर रहे हो, इफ यू आर होल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग, और वो अगर आप 24 मंथ्स तक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। डन। 24 मंथ से एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तो उसी लॉन्ग टर्म, उसी बिल्डिंग को हम लोग क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अगर आपका हुआ, जो लिस्टेड कंपनी का, खास करके लिस्टेड कंपनी मतलब जिनका शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड होता है, उन लोग का चीज अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका 12 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म शेयर या शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर माना जाएगा। मतलब आज तारीख है मई मंथ का 13 मई। तो आज अगर मैं कोई अगर स्टॉक, आज मार्केट बंद है, ईद का छुट्टी तो कल होना चाहिए था बट मार्केट आज बंद है। तो कल मान लो मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग पे और मॉर्निंग पे हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया है मई मंथ का 14 तारीख में, और मैं 12 मंथ तक इस स्टॉक को मैं अपना पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ, तो उसी स्टॉक को हम लोग को शॉर्ट टर्म माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर मैं 12 मंथ के अंदर वो एसेट को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई प्रॉफिट हो तो उसको शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉस माना जाएगा। लेकिन जैसे 12 मंथ क्रॉस कर जाएगा, मतलब 2021 का नेक्स्ट ईयर अप्रैल का जैसे ही 14 तारीख क्रॉस कर जाएगा, मतलब 12 मंथ जैसे क्रॉस कर जाएगा, वो मेरा अगर पोर्टफोलियो में रहे वो शेयर्स, तो वो शेयर मेरा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तब जब उसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसमें जो गेन या लॉस होगा तब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज छोड़ के बाकी जितना सारा कैपिटल एसेट है, लाइक ज्वेलरी, स्पेशली द ज्वेलरीज, तो उसको अगर आप 36 मंथ तक अगर आप होल्ड कर रहे हो अपने पास तो उसको शॉर्ट टर्म एसेट माना जाएगा। जैसे 36 मंथ क्रॉस कर जाएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे। तो सर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन का क्या दरकार है? दरकार है सर, कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट लॉन्ग टर्म के ऊपर एक है, शॉर्ट टर्म के ऊपर अलग है। तो इसलिए आप जो एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, सबसे पहले उसको क्लासिफाई करो कि वो एसेट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका टैक्स अलग कैलकुलेशन होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो हो सकता है आपको टैक्स ना देना पड़े। तो टैक्स रेट जो है लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर अलग है, शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर अलग है। इसलिए हम लोग का जो भी एसेट ट्रांसफर करना है, कैपिटल एसेट जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसको सबसे पहले किस में क्लासिफाई करना है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन समझ में आया आप लोग को? आई थिंक लास्ट क्लास आप लोग लिख लिए थे ये वाला पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आज हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है? अच्छा, तो ये लिस्ट थोड़ा सा चेंज होता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर। अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स हो तो 24 मंथ्स, तो वो एक्सेप्शनल है। आप एक बार अपना जो डीडी का किताब है वो एक बार पढ़ के देख लेना, जब भी आपके पास किताब रहे, कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर और फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है। लिस्टेड कंपनी का शेयर्स जो है, मतलब जिसके शेयर आप शेयर मार्केट से ट्रेड कर सकते हो, उन लोग के लिए 12 मंथ है। बट कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी लाइक प्राइवेट, जैसे आईसीए का, आईसीए कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऐसा बहुत सारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब जो लोग कंपनी के नाम के एंड में पीबीटी एलटीडी लिखता है, तो वो लोग का शेयर कभी पब्लिक नहीं हो सकता है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी का शेयर
अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे 24 मंथ्स काउंट किया जाता है, नॉट 12 मंथ्स। तो ये जो एक्सेप्शनल बात है ये आप लोग का डीटी किताब में दिया हुआ रहेगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और नहीं तो मैं एक बार जब रिकैप करूंगा तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आप लोग को इसको एक बार जानकारी दे दूंगा कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या वैरायटी हो सकता है। म्यूचुअल फंड के लिए अलग होता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए अलग होता है। बट इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे इन द मीन टाइम, आप अगर 12 मंथ्स अगर बोलते हो तो आप लोग खाली इतना बोल दीजिएगा लिस्टेड कंपनी का शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। लिस्टेड कंपनी शब्द, लिस्टिंग शब्द को यूज करना। तो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का शेयर हम लोग ओपन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ओपन मार्केट मतलब हम लोग का जो बीएससी एनएससी का जो मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से जो शेयर का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो शेयर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स हम लोग बाय कर सकते हैं, उसी को हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म गेन कैलकुलेट करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म गेन का फॉर्मेट कैसा है। तो प्लीज गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। तो एसटीसीजी और एसटीसीएल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीएल का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो उसका कैलकुलेशन फॉर्मेट कैसे होगा गाइस, अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आराम से ये कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। गेन या लॉस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सर वो कैसे कैलकुलेट होता है? सर बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, कितने में बेचा गया है और कितने में खरीदा गया है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट और लॉस। यही तो हम लोग सीखते हैं ना। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही अगर बात करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दो ही चीज लिखते हैं। उसका जो क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो होता है हम लोग का इनकम साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड होता है वो होता है हम लोग का खर्चा एक्सपेंसेस का साइड। तो दोनों को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी है आ सकता है। तो प्रॉफिट या गेन का डेफिनेशन अगर आप लोग से पूछे तो एक लाइन पे आप लोग वही बताना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग उसी तरीके से इस फॉर्मेट को डेवलप करेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मेट मतलब हाउ टू कैलकुलेट, कैसे गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट हम लोग यूनिवर्स मतलब आई मीन इंडिया में फॉलो करते हैं जब भी कैपिटल गेन का बात आते हैं। तो आइए एक बार उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। और फॉर्मेट में हम लोग वही करने वाले हैं, सेल प्राइस लिखने वाले हैं, उससे कॉस्ट प्राइस लेस करने वाले हैं। अगर प्लस में वैल्यू आया तो गेन हुआ माइनस में वैल्यू आया तो लॉस हुआ। गेन हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं एक बार, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जितने में हम लोग बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस। इससे हम लोग लेस करते हैं ब्रोकरेज। गाइस ब्रोकरेज पता है आप लोग को? सर ब्रोकरेज हम लोग देते हैं, ब्रोकरेज व कमीशन। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या आएगा ब्रोकरेज या कमीशन के बाद? नेट सेल कंसिडरेशन। आप लोग जब कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो सपोज मान लो आपने कोई स्टॉक बाय किए हो 200 रुपए में, मान लो एग्जांपल, और उसी दिन उस स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया था, मान लो 250 हो गया था, तो 200 में बाय करके आप 250 में बेच दिए हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में कितना पैसा आएगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर 200 रुपए मेरा जेब से गया था एक शेयर के लिए और बदले में 250 रुपए मेरा आया। तो मेरे टोटल 100 क्वांटिटी बाय किया हुआ था, तो 100 क्वांटिटी का जो 200 रुपए करके दाम था वो मेरा जेब से गया था,
और 250 करके जब 100 क्वांटिटी बेचे उतना पैसा आया। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप जब 250 क्वांटिटी बेचने जाओगे ना, तो आपके घर में 250 इंटू 100 का जो पैसा है वो नहीं आएगा, उससे लेस होगा ब्रोकरेज। जो जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट मेंटेन करोगे, डीमैट बोलो, सॉरी जीरोधा बोलो, एंजल बोलो, आपस्टॉक्स बोलो, कैपिटल फास्ट बोलो या आईसीआईसीआई, जिसके थ्रू आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन होगा वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। तो हमने जितने का शेयर बेच दिए उससे जो ब्रोकरेज हम लोग का देना पड़ा, उसको लेस करने के बाद जो फाइनल जो पैसा बचता है वो होता है नेट सेल कंसिडरेशन। ये स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रांजैक्शंस पे लगता है। और आज अगर आप ज्वेलरी वगैरह, घर वगैरह बेचने जाओगे तो आपको पता है कि आपका जमीन बेचने जाओ, घर बेचने जाओ, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। जो खरीदता है वो भी देता है, जो बेचता है वो भी देता है। तो गाइस, सेल्स कंसिडरेशन से ब्रोकरेज लेस करने के बाद या कमीशन लेस करने के बाद नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। ये नेट सेल का मतलब समझ में आया आप लोग को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन? वही सेल अमाउंट से जो ब्रोकरेज हम लोग को लेस करना पड़ेगा। शेयर बेचने जाओगे तो शेयर में तो कंपलसरी है, कोई भी शेयर, ऑप्शन ट्रेडिंग बोलो या नॉर्मल बोलो, जो भी बोलो आपको देना पड़ता है। और बाकी जो घर बार बेचने का जो बात है, ज्वेलरी वगैरह बेचने का बात है, ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में बेच रहे हो, क्या उस एरिया का कल्चर है। बट आज के डेट में इंडिया पे कहीं पे भी प्रॉपर्टी का अगर सौदा होता है तो ब्रोकरेज तो लगता ही है। अब नेट सेल कंसिडरेशन से हम लोग दो चीज लेस करेंगे। क्या दो चीज लेस करेंगे सर? कितने में ये एसेट बाय किया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उससे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है रिपेयर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है रिपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन में मान लो इतना इतना अमाउंट आया, फिर उससे हम लोग लेस करेंगे ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज लेस करने के बाद फिर मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। फिर उससे हम लोग को दो चीज लेस करना है। क्या दो चीज लेस करना है? कितने में एसेट बाय किए थे एंड इसके ऊपर कितना रिपेयर हम लोग किए। कि सब कुछ करने के बाद अगर प्लस में रिजल्ट आए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर माइनस में रिजल्ट आए तो लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, अगर प्लस में आए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर माइनस में आए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। सिंपल फॉर्मेट है गाइस। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है रिपेयरिंग कॉस्ट। सपोज मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास एक ज्वेलरी है, तो उस ज्वेलरी का दाम मेरा खरीदने में पड़ा था 50,000 रुपीज। एक साल पहले लिए थे हमने। अब एक साल बाद हमने क्या किए, वो ज्वेलरी को दुकान में लेके गए, ज्वेलर के पास लेके गए और उसको अच्छे से पॉलिश किए। पॉलिश करने के बाद उसमें कुछ डायमंड्स स्टार्ट किए, मतलब डायमंड्स उसके साथ चिपका दिए। तो हमने ज्वेलरी को क्या किए, ज्वेलरी को थोड़ा इम्प्रोवाइज किए। तो 50,000 का जो ज्वेलरी का कॉस्ट था, ये इम्प्रोवाइज के बाद क्या कॉस्ट मेरे लिए 50,000 रहेगा कि बढ़ गया? गाइस, हम बढ़ ज्वेलरी गया बाय सर, किए थे बढ़ गया। 50,000 का, बट सर ज्वेलरी ज्यादा के हो गया, ऊपर हम लोग, बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट इंप्रूव होगा ना, मतलब कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो इसी को बोलते हैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट या रिपेयर कॉस्ट। आपने एक घर बना लिए थे एक माले का, फिर उस घर के ऊपर मान लो एक बैल्कनी अलग से आपने बना लिए हो, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो घर का दाम के ऊपर इफेक्ट आएगा ना। तो एसेट के ऊपर जो जो यस सर आएगा। इम्प्रोवाइज आप करोगे, जो जो इम्प्रूवमेंट आप करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लेस करने के बाद ही पता चलेगा।
तो ये फॉर्मेट जो अगर आप देख रहे हो तो फॉर्मेट एकदम सिंपल है। ये कौन सा वैल्यू है, जो वैल्यू में आप सामान को बेचोगे। उसके बाद अगर कोई परसेंटेज के हिसाब से अगर आपको ब्रोकरेज देना पड़े तो आपको ये ब्रोकरेज लेस करना पड़ेगा। अगर है तो शेयर सिक्योरिटीज अगर ट्रांसफर करोगे तो कंपलसरी होगा, उसमें खरीदने जाओगे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, बेचने जाओगे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में ब्रोकर बनना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि आप ब्रोकर का काम क्या होता है, आपका शेयर बाय करके देना, सेल करके देना। तो रिस्क पूरा किसका होता है? पार्टी का होता है। ब्रोकर का कोई रिस्क लिटरली है ही नहीं। तो ब्रोकर क्या करेगा, आप खरीदोगे तो भी पैसा लेगा, आप बेचोगे तो भी पैसा लेगा। मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो भी ब्रोकर के पास पैसा जा रहा है, आप लॉस कर रहे हो तो भी ब्रोकर के पास पैसा जा रहा है। तो ब्रोकरेज शुड बी कॉमन, और वो भी परसेंटेज पे होता है। 1 लाख पे 30 पैसा, 1 लाख पे 3 रुपए, समथिंग लाइक दैट। तो ब्रोकरेज अगर कुछ है तो वो लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा, दैट शुड बी नेट सेल कंसिडरेशन। मतलब जो पैसा आपके हाथ में आया सबको देने के बाद, फिर इससे आप लेस करोगे क्या, कितने में ये एसेट आप बाय किए थे, और एसेट के ऊपर अगर कुछ रिपेयर्स, मेंटेनेंस या कुछ इंप्रोवाइज किए हो तो उसका कॉस्ट भी आप लेस करना है। तो नेट सेल कंसिडरेशन से दोनों कॉस्ट लेस करने के बाद अगर फिगर पॉजिटिव में आए, मतलब प्लस में आए, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा। और अगर नेगेटिव में आए तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो इट्स अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो दोस्तों प्लीज आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। डन? लॉन्ग टर्म में चले? तो ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम लोग क्या करेंगे, यस सर। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो चलिए लॉन्ग टर्म में चलते हैं, थोड़ा सा बगल में ही करते हैं। अब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। एलटीसीजी और एलटीसीएल। अच्छा, एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म मतलब हम लोग का होल्डिंग पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए लॉन्ग टर्म बोला जाता है। जैसे घर बार अगर हो तो 24 मंथ से ज्यादा होल्डिंग करना होगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिस्टेड का हो तो 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करना होगा, और अगर ये सब छोड़ के बाकी कोई दूसरा तीसरा चीज हो तो 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करेंगे, तब जाके वो लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। तो गाइस, मान लो मेरा एक घर है या जमीन है जो मैंने 10 साल पहले बाय किए थे, ठीक है, और 10 साल पहले जिसका दाम मुझे उस टाइम पे देना पड़ा, मान लो 6.5 लाख रुपए। 2011 2012 में हम ये परचेस किए थे 6.5 लाख रुपए में एक जमीन, छोटा सा एक जमीन, आधा एकड़ जमीन हम लोग बाय किए। आज जब हम लोग मार्केट में उसको बेचने निकले तो मार्केट का जो वैल्यू है, जो भी है, वो मुझे दाम ऑफर किया 15 लाख, कि आपका जो जमीन है सर, आपको हंसते हंसते 15 लाख रुपए मिल जाएगा। तो आज अगर 10 साल बाद वो जमीन अगर मैं 15 लाख में अगर बेच दे रहा हूं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या आप लोग 15 लाख माइनस 6.5 लाख करोगे? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग का? ये 6.5 लाख यस हम बाय किए थे हाँ सर। 2010 में, और ये जो मेरा 15 लाख का रियलाइजेशन हुआ ये हुआ 2021 में। तो ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा टाइम होल्ड करने के बाद फिर जाके मुझे इतना पैसा का रियलाइजेशन हुआ। और आज का जमीन का भाव जैसे बढ़ता है, ये तो नॉर्मल है, आराम से आपको मिल जाएगा। अगर पॉश एरिया में कोई जमीन लेते हो तो 3-4 साल में ही इतना रियलाइजेशन आपका आराम से हो जाता है, क्योंकि लैंड का प्राइस ऑलवेज ऑन डिमांड पे रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि वैल्यू कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ऑल दैट। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है
कि ये जो 15 लाख का जो जमीन हमने बेचा, तो आपको देख के लग रहा है सर आप तो मालामाल हो गया, आपको तो जैकपॉट लग गया, 6.5 लाख का प्रॉपर्टी आप 15 लाख में बेच रहे हो। हमने बोला हाँ भाई जमीन था, इसलिए तो लोग जमीन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि मेरा कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप अगर 15 लाख माइनस 6.5 लाख करोगे तो ये गलत होगा ना, क्योंकि 6.5 लाख जो आप पकड़ रहे हो वो 2021 का वैल्यूएशन नहीं है, वो 2010 का वैल्यूएशन है। तो इसके साथ अगर इसका कंपेयर करोगे तो मेरा बहुत गेन होगा, आपको ये लगेगा ऑलमोस्ट 9 लाख के ऊपर मेरा गेन होगा, ऐसा आपको दिखेगा। बट मेरा 8.5 लाख का गेन अमाउंट नहीं है। अगर आप 15 लाख आज का डेट का वैल्यूएशन ले रहे हो तो 6.5 लाख को भी आज के डेट में आपको लेके आना होगा। दोस्तों ऑलवेज याद रखना, कंपैरिजन अगर आपको करना है, कंपेयर अगर आपको करना है, तो आपको ऑलवेज सेम पैरिटी में सेम चीज में कंपेयर करना है, राइट? सेम चीज सेम पैरिटी में आपको कंपेयर करना है। तो अगर लैंड का वैल्यू ले रहे हो आज का डेट का 2021 का, तो कॉस्ट भी आज का डेट का लेना होगा। मतलब ये 10 साल पहले का जो कॉस्ट है उसको आज के डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कन्वर्शन फैक्टर काम करेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे इंडेक्स। मतलब पुराना वैल्यू को आज का डेट का वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग को उसको कन्वर्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। गेटिंग माय पॉइंट? और उस कन्वर्शन फैक्टर को ही हम लोग यहाँ पे जो नाम देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। तो लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो इंडेक्सेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लेस करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग रिपेयर का वैल्यू लेस करेंगे, बट उस वैल्यू को आज का डेट में लेके आने के बाद, मतलब 10 साल पुराना अगर वैल्यू है तो 10 साल पुराना वैल्यू को आज का डेट में लेके आना है। 5 साल पुराना अगर रिपेयर है तो 5 साल पुराना रिपेयर का जो कॉस्ट था वो कॉस्ट को आज के डेट में वैल्यूएशन कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्शन के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना होगा? सहारा लेना होगा इंडेक्स का। तो आप लोग का डीटी किताब में देखिए, कैपिटल गेन चैप्टर ओपन करके देखिए, एक इंडेक्स का चार्ट आपको दिया हुआ रहेगा जो स्टार्ट होगा 2001 से 2001 से स्टार्ट होगा, जिसका वैल्यू रहेगा 100। ठीक है? तो देखिए आप लोग का डीटी किताब में चार्ट रहेगा, तो डीटी किताब अगर आपके पास है आसपास तो उसको कैपिटल गेन चैप्टर ओपन करिए और वो चार्ट को ओपन करिए। कोई एक जन प्लीज करो ना, करके एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ना, ताकि सबको समझ में आए मैं क्या चीज के लिए बात कर रहा हूँ। उसको कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बोलते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या हेल्प करेगा हम लोग को? ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्स हेल्प करता है कि 10 साल 15 साल पुराना वैल्यू को आज के डेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो है, आईएसआई जो है, वो लोग ये वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कन्वर्शन फैक्टर जो है हर साल वो लोग कैलकुलेट करते हैं और हर साल ये चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर अगर 220 रहेगा तो इस साल 300 हो जाएगा, आने वाले साल में 350 हो जाएगा, है ना? तो आप लोग प्लीज एक बार उसको निकालिए, निकाल के एक फोटो लेके एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिए। सर ये कॉस्ट, सर ये इंडेक्सेशन यही है क्या? देखो 2001 2000 ऐसा करके ईयर वाइज दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है। हाँ, 2001 to 2002 ऐसा एक चार्ट दिया है, हाँ फाइनेंशियल हाँ ईयर हाँ हाँ कॉस्ट वही। इन्फ्लेशन इंडेक्स ऐसे दिया हाँ है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसको फोटो खींचिए, खींच के एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। सर दे दिए। तो गाइज देख लो एक बार, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन 2018-19 तक आप लोग को दिया हुआ है, बट हम लोग को 2018-19 नहीं चाहिए, हम लोग को करंट ईयर का चाहिए। आप लोग का आईसीआई किताब भी बहुत मस्त है, अपडेट ही नहीं करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हम लोग का?
2021 है ना? अच्छा 2021 तक ही दिया हुआ है। हाँ 301 है। आप लोग ये 301 को हाईलाइट कर लो। हम लोग तो 21 22 में है ना अभी, तो उसका इंडेक्सेशन एक साल बाद आएगा, बिकॉज हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर हम लोग का 2021 होगा, तो 2021 का 301 है। तो आप देख सकते हो 17-18 में 272 था, उसके बाद 280 हुआ, फिर 289 हुआ, फिर 301 हुआ। ये जो कैलकुलेशन का जो नंबर है ना 270 टू 280 289, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो है ISI, वो हर साल ये कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हम लोग के नंबर दे देते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा। हम लोग का जो महंगाई है उसको महंगाई का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। बट इट इज, ये आपका कप ऑफ टी नहीं है, आपको खाली ये नंबर को यूज करना है। तो हम लोग का सम्स बनाने के लिए हम लोग ये 301 को हम लोग यूज करेंगे। आप लोगों की किताब में काफी पुराना दिया हुआ है, 280 तक शायद दिया हुआ है, तो हम लोग 301 लेंगे। हम लोग का प्रीवियस ईयर यही होगा ना। अभी इनकम टैक्स का जितना कैलकुलेशन होगा सब तो इसी साल का ही होगा गाइज। याद आ रहा है ना? डीटी का एकदम पहला क्लास का लेक्चर याद करके देखो। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग प्रीवियस ईयर और रिप्लेसमेंट ईयर पढ़े थे। तो हम लोग का पूरा इस साल, जो साल के ऊपर हम लोग काम करेंगे वो है 2021 फाइनेंशियल ईयर। तो ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है, तो हम लोग का कितना है इंडेक्सेशन? इट्स 301। ठीक है, तो इंडेक्सेशन का मतलब समझ में आया। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, ये किस में हेल्प करेगा आपको? ये हेल्प करेगा कि 17-18 का कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदे हो, उस प्रॉपर्टी का अगर आज का डेट का वैल्यूएशन अगर चाहिए, तो आपको ये इंडेक्सेशन से हेल्प से वो करना होगा। 17-18 मतलब कितना साल हो गया? 3 साल पुराना। तो 3 साल पुराना कोई अगर प्रॉपर्टी हम लोग लिए, तो उस प्रॉपर्टी का दाम अगर आज के डेट में कैलकुलेट करना है एज पर द कॉस्ट इंडेक्स, तो हम लोग को ये CII का हेल्प लेना है। इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। अब कैसे इसको यूज करना है ये हम लोग देखेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग को ये याद रखने का दरकार नहीं है। एग्जाम हो कहीं पे भी हो, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा कि 17-18 का 272 है, 18-19 का 289 है, 280 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके दिया हुआ रहेगा। आपको सीखना है खाली इसको यूज कैसे करना है, कब 272 लेना है, कब 301 लेना है, ये आपको सीखना है। ओके, समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? शॉर्ट टर्म में ये सब कोई चीज का दरकार नहीं था, बिकॉज पीरियड बहुत ही लिमिटेड था, इसलिए हम लोग को इसका दरकार नहीं पड़ा। बट लॉन्ग टर्म का पीरियड ही तो लंबा चौड़ा है। 10 साल पुराना जमीन बेच रहे हैं, 20 साल पुराना घर बेच रहा है, तो 20 साल पहले का जो कॉस्ट था, आज उस कॉस्ट का क्या वैल्यूएशन है, सबसे पहले तो हम लोग को वो कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? हम लोग CII, स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका सहारा लेंगे। तो CII के सहारे से हम लोग पुराना कोई वैल्यूएशन को आज का डेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? CII का मीनिंग क्या है, उसको यूज कैसे करने, ये बात समझ में आया सब लोग को? अब फॉर्मेट पे चले, कैसे फॉर्मेट हम लोग करेंगे? तो फॉर्मेट एकदम सेम ही होगा, खाली कॉस्ट के जगह हम लोग इंडेक्स कॉस्ट बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेल्स कंसिडरेशन, जैसे उसमें भी था। इससे क्या लेस करेंगे हम लोग? इससे लेस करेंगे हम लोग ब्रोकरेज या कमीशन, जो भी है। तो इसके बाद हम लोग क्या आएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। अब नेट सेल कंसिडरेशन से हम लोग क्या लेस करेंगे? हम लोग इस बार लेस करेंगे ICOA। ICOA स्टैंड्स फॉर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म में हम लोग लेस किए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पे हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा? फॉर्मूला देख लो एक बार। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे मल्टीप्लाई करना होगा CII
ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय CII of year of acquisition. लिख लो, समझा रहे कैसे इसको करना है। CII मतलब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। अच्छा, इसको प्रीवियस ईयर मत करो, CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद क्या लेस करेंगे? इसके बाद लेस करेंगे ICOI, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कैसे आएगा? सेम उसी तरीके से आएगा, COI इनटू CII मतलब इंडेक्स of year of transfer divided by CII of year of improvement. ओके, फाइनली ये सब कुछ करने के बाद आपका क्या आएगा? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये आएगा। प्लीज कॉपी। गैस कोई किताब में सम्स देखे हो एक बार? वो सम्स देखे हो तो एक बार सम्स ओपन करके एक बार फोटो खींच के दो ना। देखो एक पेज में 3 सम है, तो वो सम थोड़ा सा फोटो क्लिक करके दीजिए ना आप लोग। मिला? अच्छा, सम्स आई गेस आ गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। कौन सा है भाई ये सम? हाँ, वो पहला वाला सम, सम नंबर 1। गाइस व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, सब लोग के पास आया ये सम? तो सम नंबर 1, चलो एक बार ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करिए एक बार। अच्छा पहले आप बोलिए, ये बिल्डिंग परचेस कब किया गया? 2019 में, सर 2009 में, और बिल्डिंग को बेचा कब गया है? 2018 में। मुझे बताइए शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? बहुत सिंपल है यार, 2009 में खरीद के 2018 में बेच रहा है, 9 साल बाद, लॉन्ग टर्म है सर। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग लॉन्ग टर्म एसेट है। टर्म। तो लॉन्ग टर्म मतलब ये फॉर्मेट आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मेट अगर आप लोग लिख लिए हो अभी कॉपी में, तो इसी के बगल में वैल्यू पुट करो। एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो एक बार, दिमाग लगाओ खुद से एक बार।
खुद से ट्राई करो एक बार, 2 मिनट। आपको 4 चीज ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है? कितने में एसेट बेचा गया, कितने में एसेट खरीदा गया, कोई रिपेयर मेंटेनेंस हुआ कि नहीं, और कौन सा साल में एसेट बेचा गया, कौन सा साल में एसेट खरीदा गया। ये 4 चीज ढूंढ के बिठा दो, आंसर आ जाएगा। ये 4 चीज ढूंढ लो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। गाइस आप लोग ट्राई कर रहे हो? बैठे मत रहो प्लीज यार, ट्राई करो एक बार। गलत होगा सही होगा वो तो बात का बात है, वो ट्राई करो जरूर। कितने में एसेट बेचा गया पहले देखो, सेल्स कंसिडरेशन में उसको बिठा दो। कुछ ब्रोकरेज आई थिंक इसमें नहीं है, तो ब्रोकरेज में कुछ मत लिखो, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा आप लोग का। यस, सर राउंड ऑफ ब्रोकरेज कर है। सकते हो, और उसे ब्रोकरेज है ये तो डालिए। यस मैडम, राउंड ऑफ कर सकते हो बट उतना नहीं, नियरेस्ट 1 रुपी में आप राउंड ऑफ कर सकते हो मैडम। हाँ तो ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज कैलकुलेट करिए, ब्रोकरेज सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। जो सेल कंसिडरेशन होगा उसका ऊपर कैलकुलेट होता है। गेन आएगा शायद, देखो इसमें लॉस तो नहीं आना चाहिए। आया आंसर किसी का? सर 46 लाख है क्या? 46 लाख 46 35,714। लाख बेचा कितने में है दोस्त? इतने में क्या सर बेचा? 50 लैक्स में बेचे। सर 50 लैक्स में। अच्छा ठीक है, चलो एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते। सेल्स कंसिडरेशन कितना है हम लोग का? 50 लाख है, ठीक है। तो बिठाते 50 लाख, आइए यहाँ पे गैस, ध्यान से देखो 50 लाख।
वो आना 50 लाख। हाँ ओके। ब्रोकरेज कितना है हम लोग का? ब्रोकरेज 1 लाख, फ्लैट ब्रोकरेज दिया है 1 लाख। ठीक है, तो दोस्तों नेट सेल कंसिडरेशन कितना आएगा? 49 लाख। इतना तक सबको क्लियर है? आई थिंक इतने में इतना ये क्लियर है सबका, 49 लाख। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बात है जो लोग आंसर्स दे रहे हो। गाइस अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को ध्यान से इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये सब में चैलेंज यही है कि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट जो है ये आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं, उसका भी क्या जाता है। तो गाइस इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है मेरा? इट्स 20 लाख। 2009 में हम लोग कितने में खरीदे इसको? 20 लाख में खरीदे। और 20 लाख में खरीदने के बाद 20 लाख में खरीदने के बाद हम लोग बेच कब रहे हैं? हम लोग बेच रहे हैं 1/7/2018, मतलब 18-19। तो 18-19 का कितना इंडेक्सेशन है? गाइस 18-19 का इंडेक्सेशन है 280। तो मल्टीप्लाई होगा 280 में। और ये लैंड हम लोग कब खरीदे थे, सॉरी ये बिल्डिंग कब खरीदे थे? 2009 में, 21 मार्च 2009। 21 मार्च 2009 मतलब 89 प्रीवियस ईयर ना गाइस? 21 मार्च 2009 इसका मतलब क्या है? 2008 2009 ना? 89 होगा। तो 89 का कितना है देख लो एक बार। 89 का है 137। तो 137 हम लोग कर दिए। दोस्तों ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? 280 डिवाइड बाय 137 ये कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सर ये 280 वाला बोलो, थोड़ा 80 थोड़ा बता। 280 हम लोग अभिषेक बेचा कब है? देखो बेचे हैं हम लोग 18-19 में, क्योंकि 1 जुलाई यस 2018 सर। मतलब 2018-19 में हम लोग बेचे। तो 2018-19 का इंडेक्सेशन कितना है? वो जो पहला व्हाट्सएप में पिक्चर भेजे थे देखो, उसमें 280 दिया हुआ है। हाँ सर। ये देखो 18-19 से कितना है? 280। तो 280 से मल्टीप्लाई होगा। जो साल में ट्रांसफर होगा वो ऊपर रहेगा, और जो साल में बाई किए थे वो साल नीचे रहेगा। तो बाई किए थे 21 मार्च 2019 2009, तो वो 2008 2009 का है। 21 यस मार्च 2009 मतलब है 2008-9 फाइनेंशियल ईयर है। तो 2008-9 का देखो 137 दिया हुआ है। यस। तो हम लोग ये कैलकुलेट करके हम लोग का ये आ गया। गाइस जो लोग 17-18 लाख का आंसर आ रहा था वो लोग को कैसे आया? आप लोग का ये कैलकुलेशन कुछ और आंसर आया क्या? मेरा तो 9 लाख से भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी लेस करना है 5 लाख का। हेलो सर। हम्म सर ये एक्विजिशन वो जो कैलकुलेशन था 20 उसका जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 को मैं नहीं लिया, इसीलिए इतना बढ़ गया था। अच्छा, अभी समझ में आया? तो गाइस कुछ इंप्रूवमेंट हुआ आई थिंक 5 लाख का। हाँ 2000 इनकर्ड। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग घर खरीदे कब? 2009 में। और घर खरीदने से पहले हम लोग उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना लिए क्या?
ये तो पॉसिबल नहीं है। घर सर हम मतलब खरीदे ही नहीं है घर, तो उससे पहले कैसे होगा? एक काम करते हैं, ठीक है, 2010, ठीक है, इसको 2000, इसको जो 2001 है उसको 2010 कर दो, 1/8/2010 कर दो उसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है भाई। मैं घर खरीदा ही नहीं हूँ, उससे पहले मैं उसको ऊपर रिपेयर कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पहले तो घर खरीदना है ना, उसके बाद रिपेयर होगा। तो ये 1/8/2001 को 1/8/2010 कर दो, तो देख लो ध्यान से, 5 सर लाख वैसा का पॉसिबल है उसके इम्प्रूवमेंट। क्या पॉसिबल है? सर उसके पहले जो मालिक होगा वो किया होगा रिपेयर। तो कहाँ यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोला है? ऑन 1/8/2001 ही इनकर्ड रुपीज, तो यहाँ पे भुवन का ही तो नाम मेंशन होगा, और तो किसी का नाम तो मेंशन किया नहीं है। और मालिक इम्प्रूव करेगा तो उसका कंसिडरेशन हम क्यों करेंगे? वो तो मालिक तो दाम जोड़ के ही मुझे बेचेगा ना। यस सर। 2001 में अगर कोई प्रॉपर्टी इम्प्रोवाइज किया है तो 2009 में जब बेचेगा मुझे, वो तो ऐड करके ही बेचेगा। एनीवे उसको 2010 कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? हम लोग 5 लाख इंटू करंट ईयर कौन सा है, 280, तो ऊपर ऑलवेज जो साल में बेचा जाएगा उस साल रहेगा, डिवाइड बाई 2010-11 का कितना, एक बार बताइए तो। 2010-11 का कितना इंडेक्सेशन था, बताइए एक बार। 167। ओके, तो ये आ गया, तो एक बार देख लेते हैं, लगता है लॉस होगा। दिस माइनस दिस माइनस दिस, इतने का लॉस आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये। तो दोस्तों आप लोग इंडेक्सेशन पे ध्यान दो। आई नो कि आप लोग को यहाँ पे हुआ होगा इंडेक्सेशन पे। तो इंडेक्सेशन पे क्या है, जो ईयर में आप ट्रांसफर करोगे वो ऊपर रहेगा, और जो ईयर में आप बाय करोगे वो नीचे रहेगा। सिमिलरली इंप्रूवमेंट के साथ भी वही होगा, जो ईयर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो ऑलवेज ऊपर रहेगा, और जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ है वो साल नीचे रहेगा। तो दोनों का इंडेक्सेशन चेंज कर लो, आई थिंक आप लोग का आंसर भी टैली हो जाएगा। ये सब में थोड़ा डेट का इशू था, हम लोग 2010 मान के चले, इसलिए शायद लॉस आया, बट कोई बात नहीं, फॉर्मेट हम लोग को सीखना था और कैलकुलेशन सीखना था। तो ये एक तो वार्म अप सम है, इसके ऊपर थोड़ा सा वैरायटी वाला सम हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ताकि और अच्छे से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर और भी 2-1 तो सम्स करा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सम को रिवाइज करना घर में एक बार, कैलकुलेटर पे, फोन पे, पूरा लिखने का दरकार नहीं है, खाली वैल्यू चेक कर लेना एक बार। अच्छा, ये सब 120, 137, 167, ये सब आपको याद रखने का दरकार नहीं है, आपको खाली इतना याद रखना है कि ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।